सुप्रभात। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले अंक में हमने कक्षा 10 के साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखा हुआ पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक के लेखक अर्थात सक्सेना जी और पाठ का सार तथा अभ्यास प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 1 से 5 तक का अध्ययन किया था। आज प्रश्न संख्या 6 से हम शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक छवि नई प्रस्तुत की है, कैसे? आमतौर पर सन्यासी से यदि हम नाम लेते हैं तो हमारे मन में धारणा बन जाती है कि गेरुए रंग के कपड़े पहने होंगे, हाथ में कमंडल होगा, गले में रुद्राक्ष की माला होगी, तिलक लगा होगा, लंबे जटाजूट होंगे, दाढ़ी भी बड़ी होगी। इन सब से हमारे मन में एक छवि अनायास ही अंकित हो जाती है। परंतु फादर कामिल बुल्के इस सन्यासी की परंपरागत रूप और छवि से एक अलग छवि, एक अलग अंदाज, एक अलग मानसिकता लेकर जीवन जीते थे। उनका पहनावा जो विशेष रूप से होता था वो सफ़ेद चोगा होता था, जो आमतौर पर हम फादर का देखते हैं। जो ईसाई धर्म के धर्म प्रचारक होते हैं या चर्च में रहते हैं उनको फादर बोलते हैं। उनका पहनावा होता है लंबा सा चोगा, सफ़ेद रंग का पहनना। पहनते तो वैसे ही कपड़े थे वो भी, परंतु सांसारिकता से दूर होकर एकांत जीवन बिताने के साथ साथ, क्योंकि सन्यासी थे, भारत में धर्म प्रचार के लिए आए थे, उसके साथ साथ वो जिनके साथ एक बार संबंध बना लेते थे उनके साथ उन्होंने जीवन पर्यंत उन सब संबंधों को निभाया। लेखक ने जैसे बताया है कि उनकी एक संस्था थी परिमल, साहित्यिक संस्था। उसमें जितनी भी गोष्ठियाँ होती थी और सभी रचनाकार अपनी अपनी रचनाओं को उनमें प्रस्तुत करते थे, उन सब में फादर बुल्के निर्लिप्त भाव से संलिप्त रहते थे, मिले जुले रहते थे और बेबाक अपनी राय देते थे, क्योंकि उन सबको वो अपना मानते थे। और उन्हें हालांकि मानवीय संबंधों से कुछ लेना देना नहीं था, आमतौर पर साधुओं को होता भी नहीं है, परंतु मैंने जैसा कहा है कि यदि घर में किसी के भी घर में जिनके साथ उनके संबंध थे, किसी भी तरह का प्रोग्राम होता था, कार्यक्रम होता था, उत्सव होता था, तो उसमें वो एक अहम भूमिका निभाते थे। कहीं पर वो बड़े भाई की तरह, कहीं पर एक पुरोहित की तरह। और यदि कहीं दुख का वातावरण है तो उसमें भी वो अपने शीतलता भरे वचन ऐसे कहते थे कि सामने वाले को शांति का अनुभव होने लगता था। अपना अधिकतम समय परमात्मा की वंदना में भी बिताने के साथ साथ वे लोगों के साथ मिलजुल कर रहते थे। उनके मन में किसी के लिए भी, मानव मात्र के लिए प्रेम भरा हुआ था, और जिसके लिए वो जब भी मिलते थे अपनी बाहें फैलाकर उन्हें अपने प्रेम से सराबोर कर देना चाहते थे। लोगों के साथ उनके अत्यंत आत्मीयतापूर्ण संबंध थे, और उसी आत्मीयता के साथ, आत्मीयता अर्थात अपनेपन के साथ वे अपने परिचितों से, अपने लोगों से मिलते थे। जिनके साथ एक बार संबंध बना लेते थे उनको वो जीवन पर्यंत निभाते थे। सुख दुख में भी वो शामिल रहते थे, एक अपने बड़े पुरोहित की हैसियत से। और सभी के लिए जिस प्रकार से देवदार का बड़ा वृक्ष होता है, विशाल वृक्ष होता है, वो अपनी शीतल छाया उन्हें प्रदान करता है, किन्हें? जो उसके नीचे बैठते हैं, उस पेड़ के संरक्षण में रहते हैं।
ऐसे ही फादर बुल्के थे, ऐसा ही उनका व्यक्तित्व था। इसीलिए कहा गया है कि उनकी छवि परंपरागत साधु महात्माओं से, सन्यासियों से भिन्न थी। आशय स्पष्ट कीजिए, नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। पहला देख लेते हैं। आशय है कि फादर की मृत्यु पर अनेक साहित्यकार, हिंदी प्रेमी, ईसाई धर्म अनुयायी एवं अन्य लोग इतनी संख्या में उपस्थित थे और अपनी अपनी शोक संवेदना प्रकट कर रहे थे कि उनको गिनना संभव नहीं है, एक बहुत कठिन काम है, और उनके बारे में लिखना स्याही बर्बाद करने जैसा है। इसीलिए उनकी संख्या अनगिनत थी। जैसा मैंने आपको सारांश बताते हुए भी बताया था कि फादर विदेशी थे और यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे, परंतु भारत में आकर उन्होंने हिंदी भाषा को, भारतीयों को इस तरह से अपने में घुला मिला लिया था, या यूँ कहें कि वो स्वयं इतने घुल मिल गए थे कि इसीलिए उनकी मृत्यु पर रोने वालों की संख्या कम नहीं थी। सेकंड, आशय है कि फादर को याद करते ही उनका करुणामय, प्रेमपूर्ण, शांत और गंभीर व्यक्तित्व हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। उनकी याद हमारे लिए हमारे उदास मन को विचित्र, अनोखी सी उदासी और उसके साथ साथ शांति से भर देने वाली होती है। ऐसा लगता है जैसे हम एक उदास सा संगीत सुन रहे हैं, क्योंकि उनके मन में, यानी फादर के मन में मानव मात्र के लिए प्रेम भरा हुआ था और उसे सब पर लुटाने के लिए वो सदैव ही तत्पर रहते थे। कोई भी उनके पास आता, अपनी बाहों को फैलाकर उसे प्रेम प्रदान करने के लिए वो सदैव ही तत्पर रहते थे। इसीलिए इसका शीर्षक भी ये रखा गया है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। रचना और अभिव्यक्ति के अंतर्गत देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आपके विचार से फादर बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? वैसे तो मैं आपको बता रही हूँ, पर आप अपने अपने विचार भी इसमें अंकित कर सकते हैं। भारत की गणना प्राचीन काल से ही ज्ञान, अध्यात्म के रूप में या केंद्र के रूप में रही है। वैसे भारतीय संस्कृति को प्राचीन संस्कृति भी माना जाता है, और अक्सर आपने देखा होगा जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, वो चाहे प्रयाग हो, वाराणसी हो, हरिद्वार हो, उज्जैन हो, कहीं पर भी आप देख सकते हैं कि इतने विदेशी सैलानी आते हैं, क्योंकि उन सब को भी यहाँ आकर, यहाँ के वातावरण में रहकर शांति की अनुभूति होती है। इसीलिए वो अपना लंबा समय भारत में बिताते हैं, और शायद यही कारण रहा होगा कि फादर बुल्के ने भी भारत आने का मन बनाया होगा। यह ऋषि मुनियों की पावन पवित्र भूमि मानी जाती है, जहाँ गंगा जमुना जैसी मोक्षदायिनी नदियाँ बहती हैं। इसी भूमि पर राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु नानक देव, रायदास, तुलसीदास, सूरदास, अनेक महापुरुष हमारे ऐसे हुए हैं जिन्होंने धरती पर, इस भारत भूमि पर जन्म लिया और अपने कार्य व्यवहार से दुनिया को शांति प्रदान करने का कार्य किया तथा संदेश दिया। शायद इसीलिए फादर बुल्के ने इन महापुरुषों से प्रभावित होकर भारत आने का मन बनाया होगा, और यहाँ आकर उन्होंने अपने धर्म प्रचार के लिए ही कार्य नहीं किया, बल्कि हिंदी को बहुत अधिक, जितना संभव उनसे हो सकता था उतना आगे बढ़ाया। मैं प्रोत्साहन नहीं कहूँगी, उन्होंने बढ़ाया, क्योंकि जैसे उन्होंने ब्लू बर्ड का हिंदी रूपांतरण किया नीलपंछी,
रामचरितमानस उत्पत्ति और विकास पर शोध कार्य किया तथा एक ऐसा अनोखा हमें शब्दकोश दे गए जो अपनी तरह का एक इकलौता शब्दकोश है, हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश। आज नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। ये फादर बुल्के ने कहा था। जब भी उनसे पूछते थे कि यदि उनसे पूछते थे कि आपकी जन्मभूमि आपका कहाँ निवास है, तो वो कहते थे भारत में। तो इसीलिए अलग से पूछते थे, नहीं आपकी जन्मभूमि, तब वो बताते थे रैम्स चैपल। और वहाँ उनको बहुत सुंदर लगती थी वो, क्योंकि वो सबके लिए अपनी आंखों में सुंदरता रखते थे, प्रेम रखते थे। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं? आप अपने जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? भाई, हमारी जन्मभूमि भारत भूमि तो वास्तव में बहुत सुंदर है। इस देश में तो विश्व बंधुत्व की भावना है, हर एक में व्याप्त है, तो सभी को अपनी जन्मभूमि अच्छी लगती है। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। प्रस्तुत पंक्ति में फादर बुल्के का अपनी मातृभूमि के प्रति असीम अपार स्नेह लगाव प्रकट होता है। इसी लगाव और मातृभूमि के प्रेम के कारण उन्हें मातृभूमि सुंदर लग रही है। हम भी अपनी मातृभूमि के बारे में फादर बुल्के के जैसी ही सुंदर भावनाएं रखते हैं। हमारी जन्मभूमि स्वर्ग के समान सुंदर और समस्त सुखों को प्रदान करने वाली है। यह हमारा पालन पोषण करती है तथा हमें स्वस्थ और बलवान बनाती है। यह हमारी माता के समान है। एक ओर यहाँ की 6 ऋतुएं इसकी जलवायु को सर्वोत्तम बनाती हैं, क्योंकि बाकी किसी देश में ये 6 ऋतुएं नहीं होती हैं। केवल भारत देश ही ऐसा है कि जिसमें 6 ऋतुएं पाई जाती हैं। तो दूसरी ओर अमृत तुल्य जल से भरी गंगा और यमुना प्राणियों की प्यास बुझाकर उन्हें जीवन प्रदान करती हैं, क्योंकि एक छोटा सा वाक्य है, जल ही जीवन है। तो यहाँ जल प्रदान कर उन्हें जीवन प्रदान करती हैं। हम अपनी मातृभूमि पर गर्व करते हैं और इसकी रक्षा करते हुए अपना सर्वस्व इस पर न्योछावर करने को तत्पर रहते हैं। आज के अंक में इतना ही, शेष अगले अंक में। धन्यवाद।